आज हम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स रीड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज़ एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज इन्वॉल्विंग ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसमें क्या होगा कि जो दो पार्टीज़ हैं वो आपस में क्या करेंगी, या तो अपनी गुड्स हैं वो एक्सचेंज करेंगी, मतलब कोई मैन्युफैक्चरर है वो प्रोडक्ट बना रहा है और उसको अपना सेल कर रहा है, तो जो बायर है और सेलर है दोनों में आपस में जो भी ट्रांजैक्शन होगी उसको बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहेंगे। सर्विसेज का मतलब होता है जैसे अब डॉक्टर है या लॉयर है, वो हमें कोई गुड्स वगैरह नहीं बेचते हैं, मतलब कोई सामान नहीं बेचते हैं, वो हमें अपनी सर्विसेज देते हैं। मतलब अगर पेशेंट अपने डॉक्टर के पास गया है तो अपनी बीमारी बताएगा, बदले में डॉक्टर उसको अपनी मेडिसिन लिख देगा और अपनी फ़ीस जो होगी उससे चार्ज कर लेगा। तो वो क्या है, एक सर्विस कैलकुलेट होगी, उसको हम गुड्स नहीं कहेंगे। गुड्स क्या होता है, कोई भी सामान है उसको हम गुड्स इसमें बिजनेस में कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं को क्या क्या है देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि हमने गुड्स की सेल की है या हमने गुड्स खरीदी हैं। रिसीट्स फ्रॉम डेटर, रिसीट का मतलब होता है कि हमने कुछ रिसीव किया है, पैसे लिए हैं मतलब मिले हैं हमें। और डेटर्स का मतलब होता है हमने किसी को गुड्स अपनी क्रेडिट पे बेची हैं, क्रेडिट पे बेची हैं मतलब उधार बेची हैं, और बाद में हमने उससे अपने जब पेमेंट हमें उस बंदे ने कर दी तो उसको, उस बंदे को मतलब जिसको हमने उधार दी है चीज़, उसको डेटर्स कहते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, अब क्रेडिटर्स वो होते हैं जिसको हमने उनसे सामान खरीदा है, क्रेडिट पे खरीदा है, अब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उस वो क्रेडिटर्स है। परचेज और सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अब फिक्स एसेट्स क्या हैं, हमारी लैंड हो गई, मशीनरी हो गई, ठीक है, और हमारे जैसे फर्नीचर हो गया, उसकी हम सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे हमने किसी से लोन वगैरह ले रखा है और उस पर जो इंटरेस्ट है हमें रेट देना पड़ता है, जैसे 5%, 6%, जितना भी है उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो वो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे कोई कंपनी है, अब वो कंपनी कैसे बनती है, शेयर होल्डर्स से बनती है। लोग अपने शेयर्स वगैरह खरीदते हैं कंपनी के और बदले में उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। तो जो कंपनी है उसको जो प्रॉफिट वगैरह होगा तो वो क्या करेगी, उस पर उसको डिविडेंड मतलब कुछ परसेंटेज उसको देगी, जितना भी उसको प्रॉफिट होगा तो उसकी जो परसेंटेज उसको देगी, अमाउंट देगी, मतलब जो प्रॉफिट देगी उसको हम डिविडेंड कहते हैं। तो ये सारी ट्रांजैक्शन है जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस में आती हैं। ये लाइन मैंने सबसे पहले इसलिए रीड आउट की है ताकि आपको इसका मीनिंग है जो इजीली क्लियर। अब हम इसके करेक्टरिस्टिक्स रीड आउट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है इट इज़ कंसर्न विद मनी और मनी इज़ वर्थ ऑफ गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि हमने जो गुड्स हैं या सर्विसेज हैं उसके बदले में हमें या तो कैश मिल रहा है या तो ऐसी चीज़ मिलती है जिसे हम इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब उसकी कोई मनी वैल्यू होनी चाहिए। उसके बदले में हम उसको गुड्स या अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब फ्री ऑफ सर्विसेज नहीं होनी चाहिए, तो वो बिजनेस ट्रांजैक्शन तभी होगी। नेक्स्ट है इट अराइज आउट ऑफ ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जो ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होगा, मतलब ट्रांसफ़र होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, मतलब सेलर से बायर के पास जो गुड्स जा रही हैं, या जो डॉक्टर है वो अपने पेशेंट्स को अपनी सर्विसेज दे रहा है, मतलब एक्सचेंज होना चाहिए वहाँ पे, तभी वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कही जाएगी। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन इसका मतलब फॉर एग्जांपल होता है इन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, मतलब उसकी एसेट्स में और लाइबिलिटीज़ में उसके कुछ ना कुछ चेंज आना चाहिए। एसेट्स का और लाइबिलिटीज़ का मीनिंग आगे आएगा, बट एसेट्स का मतलब आप जान लीजिए कि अभी के लिए कि इसका मतलब प्रॉपर्टीज़ होता है कि हमारे पास कितनी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है कि हर कंपनी है या फर्म है उसने किस किस को कितने कितने पैसे देने हैं, तो वो लाइबिलिटीज़ काउंट होती हैं। नेक्स्ट है इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन ऑफ एनी बिजनेस फर्म, तो इसका इफेक्ट मतलब उसका क्या असर होता है अकाउंटिंग इक्वेशन पे बिजनेस की। अकाउंटिंग इक्वेशन का भी आगे नेक्स्ट चैप्टर है आपका, प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो इसका मतलब आपको तब पता चल जाएगा, अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है इट हैज़ डुअल एस्पेक्ट और टू साइड, डुअल का मतलब भी टू ही साइड होता है, टू एस्पेक्ट होते हैं, मतलब या रिसीविंग एंड गिविंग ऑफ द बेनिफिट, डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। मतलब एक बंदे के पास पैसे आ रहे हैं, दूसरे बंदे के पास पैसे जा रहे हैं, ठीक है। और गुड्स हैं, एक सेलर से जैसे बायर के पास जा रही हैं तो बायर से सेलर के पास भी कुछ ना कुछ जा रहा है, मतलब गिविंग एंड रिसीविंग दोनों ही होंगी, ठीक है, ट्रांजेक्शन में।
और नेक्स्ट है आफ्टर ईच ट्रांजेक्शन द टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस मस्ट बी इक्वल टू इट्स टोटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल। तो जो कोई भी ट्रांजेक्शन है उसके बाद जो उसके फर्म के या बिजनेस के जो भी टोटल एसेट्स हैं वो उसकी लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए, मतलब अमाउंट उसका। ये भी बिजनेस इक्वेशन में आपको समझ आएगा ज़्यादा, ये दोनों पॉइंट्स आपको। ठीक है, बैलेंस शीट भी आपको उसी में पता चलेगी कि बैलेंस शीट क्या होता है, आगे आपके चैप्टर भी है, तो तब के लिए आप देख लीजिए। अभी के लिए आप बस इतना पढ़ लीजिए कि बस टोटल एसेट्स हैं जो, और वो टोटल लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल के इक्वल होंगे। कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का मीनिंग भी आगे अभी हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज केयरफुली एनालाइज्ड सिंस इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ बिजनेस यूनिट। फाइनेंशियल स्टेटस क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटस मतलब बिजनेस का, कि वही उसके पास कितने पैसे हैं और कितने उसने पैसे देने हैं, कहीं कंपनी डूब तो नहीं रही, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। ठीक है, उस पर इफेक्ट करती है, इसीलिए हमें हर एक ट्रांजेक्शन को है जो वो एनालाइज कर लेना चाहिए। एनालाइज मतलब उसकी अच्छे से जांच पड़ताल कर लेना चाहिए, वो कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, तो उसका प्रॉपर उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, ये सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस के करैक्टरिस्टिक्स हो गए, मीनिंग हो गया। मैंने जितना आपको पढ़ाया है उतना ही बस आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप ये भी नहीं है कि इसको आपने बिल्कुल एज इट इज़ ही लिखना है, आप इसको अपनी लैंग्वेज में ईजी वर्ड्स में लिख सकते हैं। और आपकी सबसे प्लस पॉइंट आपका ये है कि आपकी ग्रामर की कोई भी मिस्टेक है वो आपकी इस चीज़ों में थ्योरी में आपकी नहीं होगी, पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपने बिल्कुल ही गलत लिखना है। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से लिखें, ताकि लिख लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको लिखना अच्छे से आ जाएगा। 2-4 महीने आपको मुश्किल आएगी, उसके बाद आपको कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है। नेक्स्ट हमारी टर्म है अकाउंट। इट इज़ अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स कैश एंड क्रेडिट। मतलब इसका ट्रांजैक्शन का मतलब पता चल गया आपको क्या होता है। उसमें क्या है, रिकॉर्ड करना, मतलब उसकी एंट्री करनी है, उसको लिख के रखना है, चाहे वो कैश की हो या क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है कि उधार पे है। ठीक है, अंडर अ पर्टिकुलर हेड ऑफ अकाउंट। अब अलग अलग हेड होते हैं। ठीक है, जैसे कि सैलरीज हो गया, टेलीफोन एक्सपेंसेस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हो गया, ऐसे कितने सारे खर्चे होते हैं जो एक कंपनी को या फर्म को करने होते हैं। तो अब सैलरीज का है, अब इसमें ऐसे नहीं होता कि खर्चे हैं तो उसको अलग अलग हेड में, सैलरीज का है तो हम उसको टेलीफोन में डाल दें, या इलेक्ट्रिसिटी का है हम उसको सैलरीज में डाल दें, ऐसा नहीं होता है। उसमें एक पर्टिकुलर हेड होता है। जैसे सैलरीज का हमने लिख लिया और उसमें जितनी भी सैलरी आएगी, जो भी टोटल होगा, वो सारा एक हेड बनेगा उसका। जब जब देनी होगी, जिस जिसको देनी होगी, वो सारी उसमें एंट्रीज होंगी। जो टोटल होगा वो ही हम आगे बैलेंस शीट में लेकर जाते हैं। ठीक है, अब टेलीफोन का है, उसमें सिर्फ टेलीफोन के एक्सपेंसेस आएंगे, उसमें कोई और ऐड नहीं होगा। ये भी आपको, इसमें भी अलग से आपको एक चैप्टर है हेड्स का, लेजर का, तब आपको पता चल जाएगा कि कैसे हेड्स होते हैं। ठीक है, अभी के लिए आप बस इतना सोचिए कि जो जो एक्सपेंसेस हैं उनको सबको अलग अलग हमने क्लासीफाई करना होता है, उसी में उसकी एंट्री होती है। हमने इधर उधर किसी भी हेड को इधर उधर करके हमने एंट्रीज नहीं डालनी है। ठीक है, और अ पर्टिकुलर हेड से एसेट्स है या लाइबिलिटीज़ है। अब एसेट्स है, इनका भी आपको बताया मैंने, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, या मशीनरी है, फर्नीचर है, उसका भी अलग अलग से हेड होता है। लाइबिलिटीज़ है, जैसे लोन फ्रॉम बैंक है या हमारे डिबेंचर्स हैं, जो भी है वो भी, उसका भी अलग से हेड होता है। इट नॉट ओनली शो द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बट ऑल्सो शो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन। इसमें क्या है, हमें ये भी पता चलता है कि अब इसका मतलब क्या है, इफेक्ट एंड डायरेक्शंस का मतलब होता है कि उससे ये पता चलता है कि हमारे पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं, पॉजिटिव इफेक्ट है, नेगेटिव इफेक्ट है, क्योंकि इसमें दो साइड्स होती हैं। ठीक है, एक्सपेंसेस की कि हमने इतने पैसे खर्च किए हैं, या हमारे एसेट्स इधर से आए हैं, इधर हमने सेल कर दिए हैं, वो सारे आपको लेजर अकाउंटिंग में आपको समझ में आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है, इफेक्ट एंड डायरेक्शंस का वो तब पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैपिटल। कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन एंटरप्राइज। अब कैपिटल क्या है, वो अमाउंट है जो एक एंटरप्राइज में, मतलब एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर क्या होता है, जो भी ओनर है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। मतलब अगर अगर कोई शॉपकीपर है या कोई सिंगल पर्सन है जो अपना अकेले ही बिजनेस कर रहा है, किसी के साथ नहीं कर रहा, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोप्राइटर कहेंगे, मतलब उसको हम सिंगल ओनर कहेंगे। इन केस ऑफ प्रोप्राइटरशिप, प्रोप्राइटरशिप मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि सिंगल ओनर है, उसका खुद का ही बिजनेस है, तो उसको हम प्रोप्राइटरशिप, फर्म को प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं, जो उसका ओनर है उसको प्रोप्राइटर कहते हैं। और बाय पार्टनर्स
इन पार्टनरशिप बिजनेस, मतलब 2-3 पार्टनर्स हैं जिन्होंने मिलकर अपना बिजनेस स्टार्टअप किया है, तो उस फर्म को हम पार्टनरशिप बोलेंगे, और जो उसके मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है उसको पार्टनर्स कहेंगे। ठीक है। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। इट मे बी मतलब वो किस फॉर्म में हो सकता है, या तो कैश होगा मतलब मनी में होगा, या एसेट्स होंगे। मतलब ऐसे भी हो सकता है कोई बंदा कहता है कि मेरे पास कंप्यूटर है या मेरे पास कोई मशीनरी है, वो उसको कहता है कि मैं एसेट्स ले आऊँगा, कुछ कैश ले आऊँगा, मतलब उसकी मॉनेटरी वैल्यू है ना उसकी एसेट्स की, कि जैसे फर्नीचर मॉनेटरी वैल्यू का मतलब वो एसेट्स है या फर्नीचर है, बिल्डिंग है, कोई भी है, तो हम उसको बेच के हम उसको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसका मतलब होता है कि उसकी मॉनेटरी वैल्यू है मार्केट में। ठीक है। वो एसेट्स लेके आ रहा है या कैश लेकर आ रहा है, जो भी वो सम अप लेकर आ रहा है उसको हम कैपिटल कहेंगे। ठीक है। इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टूवर्ड द प्रोप्राइटर और पार्टनर्स। अब ये क्या है, एक लाइबिलिटी है बिजनेस की अपने प्रोप्राइटर या पार्टनर्स के अगेंस्ट। ठीक है। अब इसका मतलब क्या, बंदा कहेगा कि मैंने ही बिजनेस स्टार्ट किया है तो मेरी ही लाइबिलिटी कैसे हुई है। तो बिजनेस में अकाउंट्स में ऐसा होता है कि जो बिजनेस है और जो उसके ऑनर्स हैं, चाहे उनका ही बिजनेस है, पर फिर भी दोनों को अलग अलग माना जाता है। तो ये समझते हैं कि जो जो भी पैसे इन्होंने इन्वेस्ट किए हैं, तो ये हमारी एक बिजनेस की एक लाइबिलिटी है। ठीक है। तो जो भी उसकी पेमेंट वगैरह कुछ भी होता है तो वो बिजनेस अपने अकाउंट से करता है, ना कि जो उसके पर्सनल जो ओनर्स हैं उनका ऊपर कुछ नहीं होता। सारा वो बिजनेस के नाम पर ही काम करते हैं और बिजनेस के नाम से ही उनको जाना जाता है। ठीक है। और ये लाइबिलिटी है, और इसको हम जो बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें इसको भी लाइबिलिटी साइड ही कैपिटल को शो करते हैं। ठीक है। आगे है विच इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न। जो लाइबिलिटीज है उसकी इंक्रीज हो रही है कैसे, अगर वो फर्दर इन्वेस्टमेंट मतलब और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करा, मतलब 4-5 महीने के बाद उसने और 4-5 लाख लगा दिया। ठीक है। तो या अपने एसेट्स और कोई नए ले आया वो अपने बिजनेस के लिए, तो वो उसकी इन्वेस्टमेंट गिनी जाएगी, तो ये प्रॉफिट अर्न करेगा। उसके साथ साथ इसकी लाइबिलिटी है जो वो इंक्रीज होती जाएगी। ऑन द अदर हैंड it decreases when it is withdrawn drawings और लॉस इज इनकर्ड बाय द बिजनेस। ये ऑन द अदर हैंड का मतलब होता है, इसके अलावा क्या होता है कि जो इनकी लाइबिलिटी है बिजनेस की है वो डिक्रीज होती है। विदड्रॉ का मतलब जैसे हम बैंक से पैसे निकालते हैं, ऐसे ही हम बिजनेस में से भी पैसे निकाल सकते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़े अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसने विदड्रॉ कर लिया तो फिर क्या होगा, जो उसका कैपिटल का अमाउंट है उसमें से रिड्यूस हो जाएगा। इसको हम ड्राइंग्स भी बोलते हैं इसमें। ठीक है। या फिर अगर लॉस होगा तो वो भी लॉस क्या होगा, उसके कैपिटल में से माइनस होके वो नेट अमाउंट हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट अब आपको अभी इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो अब ये देखिए, ये आपको पता चल गया हुआ है कि इट इज़ अ लाइबिलिटी बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बिजनेस इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। ये कंसेप्ट है, मतलब कि एक थ्योरी है। इसमें क्या होता है कि उसको बिजनेस को और ओनर को दोनों को डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग माना जाता है, सेपरेट समझते हैं, इसको एक नहीं समझा जाता। ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या देखा जाता है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री होती है, मतलब बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस को लॉस हो रहा है, बिजनेस में कोई चीज़ आ रही है या जा रही है, वो सारा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। ठीक है। कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी। ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर्स ने पैसे लगाए हुए हैं, और इसको क्या कहते हैं, नेट वर्थ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग्स का मीनिंग वैसे मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है जब टर्म आई थी, पर मैं एक बार फिर से आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज़। अब देखिए, विदड्रॉन का मतलब मैंने बता दिया कि अगर कैश उसको चाहिए तो वो उसने निकाल दिया है। अब गुड्स टेकन का मतलब क्या है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरर है, देखो वो जो भी प्रोडक्ट वो अगर बना रहा है, तो अगर उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको चीज़ चाहिए तो वो अपने ही बिजनेस में से उसको निकाल लेता है। अब ये तो है नहीं कि वो किसी और शॉप पे जाएगा या किसी और के पास जाएगा वही प्रोडक्ट परचेज़ करने के लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स ले रहा है तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, और वो उसकी कैपिटल में से उसका अमाउंट रिड्यूस होगा। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर। अब पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स हैं या सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर है वो गुड्स अपनी निकाल रहा है, मतलब अपने पर्सनल यूज़ के लिए, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो परचेजिंग कॉस्ट होगी
उसके ऊपर उसको कैलकुलेट किया जाएगा, मतलब जो उसकी एक्चुअल उसको कॉस्ट पड़ रही है वही उसकी काउंट होगी। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट और कैपिटल ऑफ द ऑनर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये हम कैपिटल में से रिड्यूस करके हम नेट फिगर है जो वही बैलेंस शीट में शो करते हैं। बस आपको इतना बनाना मतलब काफ़ी है आपके लिए, आप इतना ज़्यादा डिटेल में इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मीन्स अमाउंट ओ बाय द बिजनेस। अब इसका मतलब क्या होता है, ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है, चाहे आप ये वर्ड यूज़ कर लीजिए, चाहे आप पेएबल बोल लीजिए। लाइबिलिटीज़ मतलब जो भी बिजनेस ने लोगों को पैसे पूसे देने हैं अपने, जो लिए हैं अपने वर्किंग के लिए, तो उसको हम बोलते हैं लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटीज़ टुवर्ड द ओनर्स, ओनर्स मतलब प्रोप्राइटर है या पार्टनर ऑफ द बिजनेस इज टर्म्ड एज इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, अगर मतलब वो बिजनेस ने अपने ही पार्टनर से पैसे पूसे ले रखे हैं काम के लिए, तो उसको हम कहेंगे इंटरनल लाइबिलिटी है। ऑन द अदर हैंड उसके अलावा लाइबिलिटीज टुवर्ड द आउटसाइडर, आउटसाइडर कौन है, मतलब ओनर्स के अलावा कोई भी पर्सन है या बैंक है, कुछ भी है जिससे भी पैसे ले रखे हैं, वो सारी हमारी क्या होंगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होंगी। ठीक है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अराइजेस बिकॉज ऑफ क्रेडिट ट्रांजैक्शन और लोन टेकन। वही किसने अगर लोन ले रखा है या उधार उसने कोई सामान लिया है, तो उसको हम एक्सटर्नल लाइबिलिटी इस वजह से आती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज क्या है, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि कोई कंपनी है, ठीक है, उसने अपना करंट अकाउंट, जैसे अब आपने तो यही पढ़ा है कि सेविंग अकाउंट होता है, जो पर्सनस है उनका सेविंग अकाउंट खोला जाता है, बट जो कंपनीज है या फर्म है या बिजनेसमैन है, तो उनके क्या है, करंट अकाउंट खोले जाते हैं। अब मान लीजिए कि करंट अकाउंट में हमारे 1 लाख रुपया है बिजनेस के, ठीक है, तो अभी इन केस इन बिटवीन अगर उसको 1,20,000 रुपये चाहिए, तो उसने चेक काटना है, तो वो 1,20,000 का जो 1,20,000 तक का भी चेक पेमेंट कर देती है बैंक। तो इसलिए क्योंकि जो 20,000 है उसको हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। तो बैंक ने क्या किया होता है कि अपने मतलब कस्टमर को वो ख़राब नहीं करते, अपने जो उसका मतलब ओनर है बिजनेसमैन है उसको ख़राब नहीं करते, तो उसकी गुडविल वगैरह बनी रहे। अगर चेक वगैरह कैंसिल हो जाए या बाउंस हो जाए, मतलब उसकी पेमेंट ना हो, तो उसकी गुडविल वगैरह पर काफ़ी असर पड़ता है। तो इसलिए वो बैंक्स उसको क्या करते हैं कि अपने कस्टमर्स को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो एक्स्ट्रा पेमेंट आपको कर देते हैं अगर आपके अकाउंट में कम पैसे भी हैं, बट उसके बदले में वो आपसे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रेट होता है जो वो आपसे चार्ज कर लेते हैं, आप बाद में भी उसको चार्ज कर सकते हैं। वही होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। या लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स मतलब उसने 1 साल से ज़्यादा का अमाउंट उसने बोरो किया हुआ है, लोन वगैरह लिया हुआ है। एंड अदर लाइबिलिटी, अदर लाइबिलिटीज़ में कुछ भी कर सकता है, किसी पर्सन से लिया है, कुछ भी, मतलब सारी चीज़ें इसमें फॉल कर जाती हैं। अब करंट लाइबिलिटीज़ की आगे क्लासिफिकेशन भी दे रखी है, ये 2 तरह की होती है, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ एंड करंट लाइबिलिटीज़। नॉन करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज़ पेएबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन अ ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। अब ये तो आपको लाइन पता चल गई होगी कि 1 साल से ज़्यादा की लाइबिलिटी ड्यू है, मतलब 1 साल के बाद हमने पे करनी है, तो उसको हम नॉन करंट लाइबिलिटी कहेंगे। अब अकाउंटिंग पीरियड क्या है, अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है, अब तक आपने यही सुना होगा कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक हमारा जो साल है वो होता है, बट अकाउंट्स में और बिजनेस में हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है, अकाउंटिंग ईयर है जो, वो स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर की जो 31 मार्च आती है, तब तक हमारा अकाउंटिंग पीरियड काउंट होता है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या होंगी हमारी नॉन करंट लाइबिलिटीज़ की, यानी कि हमने लॉन्ग टर्म्स के लोन है हमारे, या डिबेंचर्स हैं। डिबेंचर्स अभी के लिए आप सिर्फ इतना ही समझ लीजिए, ये भी एक तरीके का लोन होता है जिसपे एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट अमाउंट होता है जो कि हमें डिबेंचर होल्डर्स को पे करना होता है। ठीक है, इसकी आगे फर्दर डिटेल आएगी, तब मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी कि डिबेंचर्स एक्चुअल में क्या होते हैं, आपको आगे चैप्टर भी आएगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारी करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी इज दैट लाइबिलिटी विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। तो करंट लाइबिलिटी क्या है, इसके बिल्कुल उल्टा है। ये पेएबल क्या होती है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, और ये क्या है, हमें विद इन 12 मंथ हमें पे आउट करनी होती है, उसको हम करंट लाइबिलिटीज़ कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं करंट लाइबिलिटीज़ की, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स आपको मैंने पहले ही बता दिया कि जिनसे हमने कुछ ना कुछ उधार लिया हुआ है, उसके बाद में हमने पेमेंट करनी है, वो हमारे क्रेडिटर्स हैं। बिल्स पेएबल हैं। बिल्स पेएबल क्या होता है कि जैसे
हमने पेमेंट वोमेंट किसी की ड्यू पड़ी हुई है वो करनी है। शॉर्ट टर्म्स लोन हो गए हमारे, हमने किसी से भी बैंक से या किसी से भी ले रखा है और वो शॉर्ट पीरियड के लिए है, ठीक है, तो उसको हम शॉर्ट टर्म लोन्स कहते हैं। ये इसका मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब इसके अलावा और भी कैटेगरीज हैं बट हम यहाँ पे सिर्फ 2-3 मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी टर्म्स है एसेट्स। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स ओन्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज। अब टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टेंजिबल एसेट जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जैसे कि हमारा फर्नीचर हो गया, हमारी मशीनरी हो गई, उसको हम टेंजिबल एसेट्स कहेंगे। इनटेंजिबल एसेट्स हैं जो हम देख नहीं सकते, ना ही हम उसको टच कर सकते हैं, उसको इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं, ठीक है। ओन्ड बाय एन एंटिटी मतलब होता है कि जो एंटिटी है या एंटरप्राइज है, मतलब जो बिजनेस है, उसके वो खुद के एसेट है, मतलब उसकी ऑनरशिप है, उसके अपने हैं, किसी और के नहीं है, ठीक है, उसको हम एसेट्स कहेंगे। दे आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस, मतलब जो भी ये एसेट्स हैं, इससे जो बिजनेस है उसको इकोनॉमिक प्रॉफिट होने वाला है, मतलब उसको बेनिफिट होने वाला है, जो कैश है, प्रॉफिट है, वो सारा उनके थ्रू वो कमाने वाली है, तो उसको हम एसेट्स कहेंगे। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल द फर्म टू गेट इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे फ्यूचर में जो फर्म है, जो कंपनी है, उसको इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है। इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब उसको पैसे आने वाले हैं, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब इसमें ये है, उस चीज़ को फ्यूचर में बेनिफिट होने वाले हैं, उसको हम एसेट्स। अब एसेट्स की एग्जांपल्स क्या क्या है? लैंड है, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक। अब स्टॉक क्या होता है? जैसे कोई भी सामान हम बेच रहे हैं, अब तो हमारे स्टोर रूम में उसके प्रोडक्ट का काफ़ी 1000-2000 चीज़ें वो प्रोडक्ट की पड़ी होती हैं, जो भी अनसोल्ड है उसको हम स्टॉक कहते हैं। डेटर्स का मीनिंग आपको मैंने बता दिया, जिसको हमने क्रेडिट पे अपने प्रोडक्ट बेचे हुए हैं और इन फ्यूचर हमने उनसे पैसे लेने हैं, तो इसलिए ये भी हमारे एसेट्स हैं। कैश एंड बैंक बैलेंस, आपको पता ही है, जो भी उसके कैश में उसके हाथ में है, बिजनेस के लॉकर में है या उसके बैंक में पड़ा हुआ है, वो भी इनका एसेट्स है। ट्रेडमार्क्स हैं, कॉपीराइट्स एंड गुडविल, ये तीनों क्या चीज़ें हैं? ये तीनों ही हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ फील किया जा सकता है। अब ट्रेडमार्क देखिए, अब अमूल का जो मिल्क है उस पर एक मार्क बना होता है अमूल वालों का, अब वो उसका क्या है? उनका ट्रेडमार्क उन्होंने लिया हुआ है कि इस मार्क को वो कोई और नहीं यूज़ कर सकता। अब वेरका वाले चाहे या कोई और कंपनी चाहे कि वो अपने मिल्क के प्रोडक्ट के ऊपर, पैकिंग के ऊपर अपना वो मार्क यूज़ कर लें, तो वो नहीं यूज़ कर सकते। वो उन्होंने स्पेशली अपना लिया हुआ है, जिससे लोगों को रिकॉग्नाइज होता है कि ये अमूल का प्रोडक्ट है, किसी और का नहीं है, तो इसलिए ये भी एक उनका एसेट्स ही है, ठीक है। गुडविल हम कह सकते हैं, जैसे लॉयलपुर वाले हैं, अब उनकी जो स्वीट्स हैं वो बहुत अच्छी होती हैं, अच्छी क्वालिटी की होती हैं, तो लोगों में उनका नाम है, तो लोग सिर्फ नाम की वजह से उनके पास जाते हैं, मतलब मार्केट में उनकी कोई वैल्यू है तो सिर्फ उनके नाम की वजह से है, तो वो भी उन्होंने क्या है? गुडविल है, जो उन्होंने अपने अपने काम से, अपनी मेहनत से कमाई हुई है, तो वो भी उनका क्या है? एसेट्स है। अब स्वीट्स तो हर कोई बेचता है बट हर कोई लॉयलपुर वाले तो नहीं बन सकते ना, तो इसलिए जो गुडविल है वो भी एक एसेट कंसीडर किया जा सकता है, ठीक है। अब ये 2-3 डेफिनेशंस दे रखी हैं, आपको जो पसंद हो आप कर सकते हो, जो भी आपको इजी लगे, बट इसको जो डेफिनेशन होती है ऐसे इन्वर्टेड कोमास में होती है, ठीक है, कोई ना किसी पर्सन ने उसको लिखी होती है और इसको एज इट इज़ लिखते हैं। इसमें कोई भी वर्ड आप अगर चाहें कि हम इधर या उधर कर दें तो नहीं कर सकते हैं, वो गलत हो जाती है, तो आप जो भी आपको सही लगे आप इसमें से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है इसके करेक्टरिस्टिक्स हैं। इट शुड बी ऑन्ड प्रॉपर्टी बाय द बिजनेस, ये मैंने आपको बता दिया, जैसे हमने ऊपर ही पढ़ा है कि बिजनेस की अपनी खुद की प्रॉपर्टी होनी चाहिए। इंट मे बी इन टेंजिबल फॉर्म और इनटेंजिबल फॉर्म, वही कि ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है, मतलब हम उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, या इंटेंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, मतलब उसकी कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए इन फॉर्म ऑफ कैश, या फिर हमें उससे बेनिफिट होना चाहिए, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू जरूर होनी चाहिए। इट शुड बी कैपेबल ऑफ बीइंग मेजर्ड इन मनी टर्म्स, उसको वो इससे कैपेबल मतलब इस लायक होनी चाहिए कि हम उसको मनी में काउंट कर सकें, उसको कन्वर्ट कर सकें। एसेट्स हैं जो, उसकी क्लासिफिकेशन है अब आगे। नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट एंड फिक्टिशियस एसेट्स,
ठीक है। सबसे पहले है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज, मतलब बिजनेस के एंटिटी और एंटरप्राइज मतलब बिजनेस ही होता है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है। एंटरप्राइज इज नॉट विद द पर्पस टू रीसेल बट आर हेल्ड आइदर एज इन्वेस्टमेंट और टू फैसिलिटेट द बिजनेस ऑपरेशन। इसको हमने किस पर्पस के लिए खरीदा है, हमने उसको बेचना नहीं है, मतलब हमने इसको लॉन्ग टर्म के लिए अपने बिजनेस में रखना है। कैसे रखना है, एज एन इन्वेस्टमेंट रखना है, या फिर जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस है, मतलब हमारे बिजनेस ऑपरेशंस मतलब होता है कि बिजनेस की जो वर्किंग है उसमें वो फैसिलिटेट करते हैं, मतलब उसमें वो हेल्प करते हैं वो सब चीज़ें, उसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। अदर वर्ड्स में जैसे दोज एसेट आर हेल्ड बाय द बिजनेस फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू। लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी उन्होंने एसेट्स खरीदे हैं उसको हम नॉन करंट एसेट्स कहते हैं। आप चाहे तो ये भी लाइन लिख सकते हैं, आगे एग्जांपल्स लिख दीजिए, काफ़ी है। ठीक है, एग्जांपल्स क्या है नॉन करंट एसेट्स की। एग्जांपल्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स आर दोज नॉन करंट एसेट ऑफ एन एंटरप्राइज विच आर हेल्ड not to resell but with the purpose to increase its earning capacity। अर्निंग कैपेसिटी मतलब उसकी जो, जैसे मान लीजिए कोई अपने हाथों से कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उसको क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। पर अगर वो मशीनरी के थ्रू बनाने लग जाए तो वो क्या है, अगर कोई बंदा अपने खुद से बना रहा है, वो 10 प्रोडक्ट पर डे बना रहा है, तो जो मशीन के थ्रू अगर वही प्रोडक्ट बनाया जाए तो वो 1 घंटे में 10 भी बना सकती है, 20 प्रोडक्ट भी बना सकती है। तो उसकी क्या है, अर्निंग कैपेसिटी, मतलब उसकी अब ज़्यादा इनकम कमा सकता है, तो उसको हम क्या कहेंगे कि उसकी अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर रहा है, उसको हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। उस नॉट टू रीसेल मतलब उसको दोबारा नहीं बेचना है, उसने इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं खरीदा कि मैंने इसको बेच देना है, वो इस पर्पज से खरीदता है कि उसने अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको बढ़ाना है, क्योंकि उसको फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स अर्न करने हैं। फिक्स्ड एसेट्स की आगे फर्दर क्लासिफिकेशन दे रखी है, टेंजिबल एसेट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। इसकी क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है, मतलब कि वो पड़ा हुआ है, हमें दिख रहा है, हम देख सकते हैं उसको, टच भी कर सकते हैं। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कंप्यूटर, फर्नीचर, इट एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, ये टेंजिबल हो गया। अब इंटेंजिबल एसेट्स क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिसकी अपनी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब उसको देख नहीं सकते, हम छू नहीं सकते। दे कैन नॉट बी सीन एंड टच्ड। इसकी क्या एग्जांपल्स हैं, आपको पहले ही मैंने बता दिया। इंटेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, जैसे पेटेंट्स है, गुडविल है, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इसमें 2-3 लिख दीजिए, आप इतना ज़्यादा डिटेल में ना आ जाइए पेटेंट्स वगैरह के, कि ये आपको अलग से डेफिनेशन वगैरह नहीं आने वाली है, बस आप ये सोच लीजिए कि ये इंटेंजिबल एसेट्स है। नेक्स्ट है हमारा करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या है, करंट एसेट्स आर दोज एसेट विच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी और एंटरप्राइज विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग दैम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड। जिसको विद इन अ शॉर्ट पीरियड उसने क्या करना है, कन्वर्ट कर लेना है कैश में, मतलब वो सारी चीज़ों से उसको पैसे आने वाले हैं उसको ख़त्म करके। फॉर एग्जाम्पल गुड्स आर परचेज विद द पर्पस टू रीसेल। अब गुड्स खरीदी जाती हैं, जैसे किसी का बिजनेस ऐसा है, ट्रेडिंग का है, जैसे हमने एक जगह से प्रोडक्ट को खरीदा है, फिर हमने उसको थोड़ा सा अपना मार्जिन ऐड करके हमने उसको सेल कर दिया, ठीक है, तो वो जो गुड्स हैं वो हमारी करंट एसेट्स हो गया। एंड अर्न प्रॉफिट, हम पैसा कमा सकते हैं उससे। डेटर एग्जिस्ट टू कन्वर्ट दैम इन टू कैश। अब डेटर्स क्या है, जिसको क्रेडिट पे बेचा है पर उससे भी हमें पैसे जो हैं उसको हमें मिल जाने हैं डेटर्स से, ठीक है। जितनी देर तक हमें पैसे नहीं मिलते, जितने पैसे लेने होते हैं वो सारा अमाउंट हम डेटर्स लेके अपनी बैलेंस शीट में शो कर देते हैं। जब पैसे आ जाते हैं तो हम उसको कैश में डाल देते हैं कि हमें इससे पैसे रिसीव हो चुके हैं। बिल्स रिसीवेबल एग्जिस्ट अगेन फॉर रिसीविंग कैश अगेंस्ट। बिल रिसीवेबल मतलब, बिल रिसीवेबल का भी आपको आगे चैप्टर आने वाला है, तो आप ये भी आपको तभी उसकी ज़्यादा क्लैरिटी होएगी। अभी आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि बिल रिसीवेबल होता है कि जिससे हमें पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये भी हमें वैसे क्रेडिट पे अगर हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो उसी से बिल हम लोगों से लिखवा लेते हैं कि ये आप बिल रिसीवेबल है, आप इस पर साइन कर दीजिए कि आप 2 महीने बाद या 3 महीने बाद हमें पेमेंट करेंगे। तो उस डेट को, वो स्पेसिफिक डेट को वो बंदा हमें पेमेंट कर देता है, उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। वो हम अपने पास रखते हैं या फिर उस बिल को हम ले जाकर बैंक में भी मतलब हम कैश में बैंक वालों को दे देते हैं। हम उसको कहते हैं कि ये हमारा बिल है, हमने इस बंदे से पैसे लेने हैं,
तो आप ये रख लीजिए, और वो डिस्काउंट करके मान लीजिए आपका 1000 रुपये का बिल रिसीवेबल आपके पास बिल पड़ा हुआ है, आप उसको बैंक को देते हैं, तो बैंक बदले में आपको 10% या 20% जितना भी उसका रेट होगा वो काट के आपको बाकी पैसे दे देगी। और 2 या 3 महीने के बाद वो जो पर्सन है, बैंक उससे वो पैसे कलेक्ट कर लेगी जाके कि हमारा जो बिल है आपके थ्रू था, जो आपका जो ओनर था उसके पास था, अब आप हमारे पास है तो आप हमें पेमेंट कर दीजिए। उसको बिल रिसीवेबल कहते हैं। ठीक है, अभी आपको वैसे इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा तो, पर मैंने फिर भी आपको बता दिया। चलो इसका चैप्टर आएगा तब आपको ज़्यादा पता चल जाएगा कि बिल रिसीवेबल क्या होते हैं। ठीक है, बस इतना बहुत है आपके लिए। fictitious assets क्या है? fictitious assets are those assets which are neither tangible or nor intangible asset। ना वो tangible की कैटेगरी में आती हैं ना वो intangible की कैटेगरी में आते हैं, उसको fictitious asset कहते हैं। ये इसकी सिंपल सा मीनिंग इन्होंने दे रखा है। they are losses not written off in the year in which they are incurred but in more than one accounting year। मतलब ये क्या है, एक तरीके का लॉस होता है, कोई नुकसान है हमें हो चुका है बट उसको हमने एक ही साल में बैलेंस शीट में नहीं डाला है, उसको हम मतलब जैसे मान लीजिए 1 लाख के एक्सपेंसेस है, हमने उसको 5 ईयर आगे उसको कैरी ऑफ किया हुआ है, हम हर साल उसके 20-20 हज़ार करके उसको एक्सपेंसेस में डाल के उसको कवर कर रहे हैं, हम एक ही बार में उसके खर्चे नहीं दिखाते हैं। ठीक है, उसको हम फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। इन द केस ऑफ फर्म्स in the case of firms, an example of fictitious assets is deferred revenue expenditure such as एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। अब कंपनी है, फर्म है, उसको क्या है, लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो हम एडवर्टाइजमेंट पर पैसे खर्च करते हैं, वो भी एक तरीके का हमारा एसेट होता है क्योंकि वो उससे भी तो प्रमोशन हो रही है, प्रमोशनल एक्सपेंसेस है। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में पता चलेगा, उससे हमारी सेल ज़्यादा होगी, तो इसलिए हम इसको फिक्टिशियस एसेट्स बोलते हैं। डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर इज एन एग्जांपल ऑफ फिक्टिशियस एसेट इन केस ऑफ कंपनीज। बस आप इतना कर लीजिए, बहुत है आपके लिए। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी खर्चा है, कोई भी अमाउंट है हम स्पेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी आगे कैटेगरीज हैं, देखिए। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, कोई भी एसेट है उसको ख़रीदने के लिए, एक्वायर मतलब परचेज़ करने के लिए हमने जो उसको खर्चा किया है, या फिर इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग एसेट, कोई मशीनरी वगैरह है, कोई लैंड है, उसको रेनोवेट किया है या उसको उसकी थोड़ी सी कंडीशन अच्छी की है, उसके ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको हम क्या कहते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। और इससे भी क्या होता है, जो हमारी अर्निंग कैपेसिटी है बिजनेस की वो इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इट मे बी इनकर टू एक्वायर टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल, चाहे टेंजिबल एसेट हो चाहे इंटेंजिबल एसेट हो, उसको परचेज करने में, एक्वायर मतलब परचेज करने के लिए जो खर्चा हुआ है उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहना है, और ये बैलेंस शीट में हमारे शो होते हैं। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स क्या है, जैसे हमने कोई मशीनरी खरीदी है गुड्स को बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए, कोई फर्नीचर ख़रीदा है, या हमने कोई कंप्यूटर वगैरह अपने बिजनेस में ख़रीदा है, उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब खर्च हुआ है किस चीज़ के लिए, द बेनिफिट ऑफ विच इज़ कंज्यूम्ड और एग्जॉस्टेड विद इन द अकाउंटिंग पीरियड, मतलब उसमें से जो बेनिफिट आने वाला है वो हमें विद इन 1 ईयर हमें उससे बेनिफिट मिल जाना है। ठीक है, इट हैज़ द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द रेवेन्यू और विद अकाउंटिंग पीरियड। इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप किसके साथ है, रेवेन्यू के साथ। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है कि अगर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है तो हमारे रेवेन्यू मतलब हमारी इनकम बढ़ने वाली है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब वैसे इनकम ही होता है कि हमें प्रॉफिट आने वाला है, पैसे आने वाले हैं। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज हमने दी हैं तभी बंदे काम करेंगे तभी पैसा आएगा हमें, मतलब प्रोडक्ट बनाएंगे बेचेंगे तभी पैसे आएंगे। रेंट हो गया, जिस बिल्डिंग में हम काम कर रहे हैं तो उसका हमें रेंट देना पड़ेगा। ठीक है, अगर रेंट बेसिस है तो ठीक है, तभी हमें पैसे कम आएंगे तो तभी काम चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मशीनें चल रही हैं, काम चल रहा है, अब उसका बिल है, उसकी पेमेंट करेंगे तो वो भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, अभी आप ये सब रहने दीजिए, तो इसका आप मत कीजिए, अभी ये +2 में चैप्टर आएगा, अभी के लिए आपको इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन नेचर, ये रेवेन्यू टाइप का ही एक्सपेंडिचर है, बट इज रिटर्न ऑफ और चार्ज्ड इन मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अभी जो पीछे हमने पढ़ा है फिक्टिशियस एसेट की तरह, ऐसे ही डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। वही जो एडवर्टीजमेंट वाला हमने लास्ट में पढ़ा है ना, कि वो हमारे जो है एसेट्स हैं, फिक्टिशियस एसेट्स हैं, जो हमने एडवर्टीजमेंट पे जो मतलब पैसा हमने टोटल जितना खर्चा, मान लीजिए 1 लाख खर्चा है तो वो फिक्टिशियस एसेट है। अगर उसका 1/5 करके हम उसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब अपने P&L में हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम बना शो कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे हम, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो 1/5 मतलब 20,000 जो हम P&L में शो करेंगे उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। जो उसका बाकी जो रिमेनिंग होगा, मतलब 1 लाख में से 20,000 अगर माइनस कर दें तो 80,000 जो है वो फिक्टिशियस एसेट में आएगा, और जो 20,000 है वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में शो होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या है, हमारे खर्चे हैं, ठीक है। एक्सपेंसेस द कॉस्ट इनकर्ड फॉर जनरेटिंग रेवेन्यू। रेवेन्यू को मतलब पैसा कमाने के लिए जो भी खर्चे हुए हैं उसको एक्सपेंसेस कहते हैं। अब इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है हम ये पढ़ लेते हैं। कैश पेमेंट सच एज सैलरीज, वेजेस, रेंट। अब सैलरीज का मीनिंग आपको पता है, रेंट का मीनिंग पता है। वेजेस का मतलब होता है जो पर डे के हिसाब से हम लेबर रखते हैं, मतलब पर डे के हिसाब से हम काम देते हैं जिसको, उसके बदले में जो पर डे के हिसाब से पेमेंट देते हैं उसको वेजेस कहते हैं। राइटिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। अब देखिए कोई भी मशीनरी है, ठीक है, वो मशीन है हमने 2 लाख की ली है। अब जो 2 लाख की ली है वो 5-6 साल बाद उसकी वैल्यू 2 लाख नहीं रहती है, उसकी क्या है वैल्यू हमेशा कम होती जाती है। अब 2 लाख की ली है, 5 साल ये भी हो सकता है आपकी 50,000 में बिके या 80,000 में उसकी वो बिके, ठीक है। अब जो उसकी वैल्यू कम हो रही है, हर साल भर साल उसकी वैल्यू कम हो रही है, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका भी चैप्टर आपको है इसी सिलेबस में, इसी बुक में आपको आएगा, वो बाद में करेंगे। अभी आप ये समझ लीजिए कि इसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू रिड्यूस हो रही है, ठीक है, उसको, वो भी एक तरीके का खर्चा ही है हमारा। थर्ड है एन अमाउंट रिटर्न ऑफ आउट ऑफ अ करंट एसेट, बैड डेट्स। अब बैड डेट्स क्या होते हैं, जैसे आपको पता है कि डेटर्स का मतलब होता है कि हमें जिसको हमने क्रेडिट पे सेल किया और हमें इन फ्यूचर उसके पैसे मिलने वाले हैं, पर ऐसा भी हो सकता है कई केसेस में कि वो डेटर है जो वो पेमेंट ही ना करे, या उसने थोड़े बहुत पैसे कम किए हैं, तो जो भी उसका नुकसान हुआ है, 10,000 लेना है, मान लो 8,000 उसने पेमेंट कर दी, 2,000 उसने पेमेंट नहीं किया, तो वो 2,000 का जो हमें नुकसान हुआ है उसको हम बैड डेट्स कहेंगे। तो वो भी एक तरीके का हमारा एक्सपेंसिस ही है। डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट से इन्वेस्टमेंट। डिक्लाइन का मतलब होता है रिड्यूस होना। कोई भी हमारा एसेट है उसकी वैल्यू हमारी जो रिड्यूस हो चुकी है उसको भी हम क्या कहेंगे कि वो भी हमारा खर्चा हो गया, नुकसान हो गया हमारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। कॉस्ट को गुड्स सोल्ड का मतलब ये होता है कि गुड्स को बेचने के लिए जो भी खर्चा हुआ है, थोड़ी बहुत ही एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी, पैकिंग पुकिंग के खर्चे हुए या मार्केटिंग का कोई खर्चा हुआ, वो सारे क्या हो गए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें आगे फर्दर 2 दिए हुए हैं पॉइंट हमें, प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रीपेड क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, जो कि पेमेंट हमने पहले ही पे कर दी हुई है। जैसे हमारा मोबाइल का बिल होता है वो भी प्रीपेड होता है, ठीक है। अब उसका बेनिफिट हमने क्या करना होता है, अभी हमने फ़ोन 1 महीना चलाना होता है, 2 महीने पर हम उसकी पेमेंट पहले ही कर देते हैं, ठीक है, उसको हम प्रीपेड एक्सपेंसेस बोलते हैं। इट इज़ एन एक्सपेंसिस दैट हैज़ बीन पेड इन एडवांस एंड द बेनिफिट ऑफ विच विल बी अवेलेबल इन द फॉलोइंग ईयर और ईयर्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, जो कि अभी पेएबल है, जिसको हमने पे नहीं किया है, अभी पेंडिंग है, ठीक है। तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव दैट हैज़ बीन इनकर्ड बट हैज़ नॉट बीन पेड। अब जैसे मान लीजिए हमारा जो मोबाइल का बिल है वो हमने क्या किया है, पोस्ट पेड पे है, ठीक है। अब हमने उसकी सर्विसेज यूज़ कर ली हुई हैं, महीना ख़त्म हो गया हुआ है, उसके बाद हमें 8-10 दिन मिल रहे हैं पेमेंट के कि आपने पेमेंट कर दो, अब हमने नहीं की है, तो वो क्या हो गया, हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, एक तरीके की हमारी लाइबिलिटी हो गई। और जो प्रीपेड एक्सपेंस है, जो हमने एडवांस में पेमेंट कर दिया, ये हमारा एक तरीके से ये हमारा एसेट है, ठीक है। ये दोनों हमारी बैलेंस शीट में शो करते हैं, ये हमारा एसेट साइड शो होगा, ये हमारा लाइबिलिटी साइड शो होगा। अब नेक्स्ट है इनकम। इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। इन अदर वर्ड द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्म्ड एज इनकम। कोई भी चीज़ है
ठीक है, 15,000 की थी, खरीदी हुई है, हमें कॉस्ट पड़ी है उसकी, हमने 21,000 में बेच दी। जो इसका डिफरेंस है वो हमारी क्या होगी, इनकम होगी, प्रॉफिट हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारी टर्म है प्रॉफिट। प्रॉफिट मीन्स द इनकम अर्नड बाय द बिजनेस फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, जो डे टू डे उसकी एक्टिविटीज़ है, मतलब अगर उसकी प्रोडक्ट बेचने की है तो वो प्रोडक्ट से ही उसको पैसे आएंगे, वही उसका प्रॉफिट गिना जाएगा। ऐसे नहीं है कि जो उसके पास, वैसे उसका बिजनेस प्रोडक्ट बेचने का है पर उसके पास कोई भी ओल्ड फर्नीचर पड़ा था या उसकी रद्दी पड़ी हुई थी, स्टेशनरी पड़ी हुई थी, सामान था, वो उसने बेच दिया, उसमें से जो उसको पैसे आए हैं तो वो उसकी प्रॉफिट नहीं होगा, उसको हम प्रॉफिट कंसिडर नहीं करेंगे। जो उसको पैसे मिले हैं, सिर्फ वही वाली एक्टिविटी जो वो रेगुलर बेसिस पे करता है, उसी को करने के बाद उसको जो पैसे इनकम अर्न होगी उसी को हम प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। ठीक है, ये एग्जांपल दी हुई है, सेम ही है। प्रॉफिट अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज मतलब जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट की आगे दो फर्दर मतलब क्लासिफिकेशन है, ग्रॉस प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। ये दो तरीके का प्रॉफिट है। बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि कौन कौन सा प्रॉफिट कैसे होता है। तो अभी अब सिर्फ एक एक लाइन का मीनिंग है, मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू फ्रॉम सेल और सर्विसेज रेंडर्ड एंड इट्स डायरेक्ट कोड्स। जो ये होता है डिफरेंस, जो भी इसने पैसे अपना सेल करके आए हैं उसको डायरेक्ट कोस्ट मतलब जो भी उसके फैक्ट्री के खर्चे हैं वो सारे माइनस करके, ठीक है, उसको सेल में से माइनस कर देना, जो भी प्रॉफिट आएगा वो उसका ग्रोस प्रॉफिट होगा। अब नेट प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट का मतलब होता है उसके सारे एक्सपेंसेस, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट खर्चे हों, ठीक है, सबका टोटल उसके रेवेन्यू में से जो आएगा, टोटल रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो वो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन भी आपको आगे पता चलेंगी, इसका इसका भी आगे चैप्टर है आपको। अगर आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और प्रॉफिट्स, आपका जो रेवेन्यू है वो कम है, तो उसको हम नेट लॉस कहेंगे। इसमें भी सीधा, इसमें भी ऐसा ही होगा। अगर आपको सेल करने के बाद पैसे कम मिल रहे हैं और आपके खर्चे ज़्यादा हैं, डायरेक्ट कॉस्ट आपको ज़्यादा पड़ रही है, रॉ मटेरियल ख़रीदने की या वेजेस की आपको, या आपकी फैक्ट्री का कोई खर्चा है, वो सारी चीज़ें आपकी ज़्यादा है और आपका प्रॉफिट कम है, तो वो हमारा ग्रोस लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा gain. Gain is the increase in owner's equity resulting from something other than the day-to-day earning from irregular और नॉन recurring nature। मतलब कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है। अभी ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी थी जो डे टू डे बेसिस पे है, ये मतलब उसको ऐसे ही किसी भी चीज़ से उसको प्रॉफिट हो गया। इरेगुलर इनकम है उसकी, और नॉन रेकरिंग नेचर। नॉन रेकरिंग मतलब होता है जो हर बार होता ही होता है। ठीक है, नॉन रेकरिंग मतलब हर बार नहीं होता, सिर्फ एक ही बार वो मतलब एक्टिविटी हुई है, उसको करने के बाद उसकी जो उसको गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, उसको हम गेन कंसिडर करते हैं। और इट इज़ अ प्रॉफिट दैट अराइज फ्रॉम द ट्रांजेक्शन विच आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस विच बट आर इंसिडेंटल टू इट, सच एज गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, मशीनरी और इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब उसका बिजनेस नहीं है लैंड को बेचना या करना, काम उसका वही प्रोडक्ट वगैरह बेचना है, बट उसने कोई मशीनरी बेच दी या कोई लैंड बेच दी या इन्वेस्टमेंट अपनी कोई सेल कर दी, उससे उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है, तो वो उसका गेन कंसीडर होगा, वो उसका प्रॉफिट नहीं होगा। मान लीजिए कोई बंदा है, उसका काम ही सिर्फ लैंड का है, लैंड को खरीदना है, बेचना है, तो रेगुलर बेसिस पे उसको करता है, तो वो उसका गेन नहीं कहा जाएगा, वो उसका प्रॉफिट काउंट होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा लॉस। लॉस इज द एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर इट्स रेवेन्यू। लॉस क्या है, मतलब हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एक्सेस मतलब ज़्यादा है हमारे रेवेन्यू से, उसको हम लॉस कहेंगे। इससे क्या होगा, जो ओनर्स इक्विटी है, मतलब उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी रिड्यूस होगी। इट इज़ अ ब्रॉड टर्म, मतलब कि ये बहुत बड़ी है, टर्म है, छोटी सी नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और इसमें क्या इंक्लूड होता है, लॉसेज इनकर्ड इन इट्स ऑपरेटिंग बिजनेस, मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी जो भी उसको लॉसेज हो रहा है वो भी इसमें ही काउंट होगा, मतलब टोटल होगा, किसी चीज़ से भी कोई भी लॉस हो रहा है तो वो इसमें काउंट होगा। ठीक है, अब इसकी एग्जांपल पढ़ लेते हैं। कैश और गुड्स लॉस्ट इन थेफ्ट, मान लो चोरी हो गई, उसका नुकसान हो गया, ठीक है, लॉस हो गया, कोई आग उग लग गई, कुछ भी हो गया, तो वो सारी चीज़ें उसका क्या नुकसान हो गया, वो उसका लॉस है। या उसको सेल ऑफ फिक्स एसेट करने पे लॉस हो गया, वो सारी चीज़ें लॉस में कंसीडर होंगी।
नेक्स्ट हमारी टर्म है परचेजेस। परचेजेस का आपको पता चल ही गया होगा कि जो भी हम रॉ मटेरियल है या प्रोडक्ट है, कुछ भी हम खरीदते हैं उसको हम परचेजेस कहते हैं। द टर्म परचेजेस सिर्फ गुड्स के लिए परचेजेस वर्ड यूज़ होता है, और एसेट्स वगैरह कुछ सी और चीज़ के लिए हम परचेजेस वर्ड यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। इस बात का बस आप ध्यान रखना। द टर्म परचेजेस इज यूज्ड फॉर एन अकाउंट टू रिकॉर्ड परचेजेस ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल फॉर रीसेल। रॉ मटेरियल खरीदा है, उसको क्या करना है, रीसेल करना है, मतलब उसको रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट करना है फाइनल प्रोडक्ट में जो बेचना है हमने, ठीक है। और फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट विच आर ऑल्सो टू बी सोल्ड, उससे जो प्रोडक्ट बनाना है उसको सेल करना है, या फिर रॉ मटेरियल को डायरेक्टली हमने सेल कर देना है, उसको हम परचेजेस में काउंट करेंगे। जो परचेजेस है वो कैश भी हो सकती हैं, क्रेडिट भी हो सकती हैं। जो कैश पे होंगी उसको कैश परचेजेस कहेंगे, जो क्रेडिट पे होगी उसको क्रेडिट परचेजेस कहेंगे। परचेज रिटर्न क्या है? परचेज रिटर्न वो है जैसे हमने कोई सामान बेचा है, उसमें कुछ डिफेक्ट है और जो बायर है उसने हमें वो वापस कर दिया हुआ है, उसको हम परचेज रिटर्न कहेंगे। और परचेज रिटर्न को रिटर्न्स आउटवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। और सेल्स है। सेल्स क्या होती है? सेल आपको पता ही होगा, कोई भी जो गुड्स है उसने अपनी बेची है उसको हम सेल्स कहेंगे। सेल भी क्या है? दीज गुड्स मे बी परचेज फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड बाय द एंटरप्राइज। वो उसने बनाई है बेचने के लिए, या उसने खरीदी है, कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसको दोबारा बेचने के लिए, उसमें अपना मार्जिन ऐड करके, वो भी सेल होगा। ये भी कैश भी हो सकती है, क्रेडिट पे भी हो सकती है। कैश मतलब उसने पैसे साथ के साथ ले लिए, क्रेडिट मतलब उसने उधार पे बेच दिए, दोनों का जो टोटल होगा उसको टोटल सेल्स कहेंगे। सेल रिटर्न है वही है, इसमें भी वही है, जो किसी को हमारा प्रोडक्ट मतलब नहीं ठीक लगा तो रिटर्न्स होगी, सेल रिटर्न हो गया उसका, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वैसे आपके सिलेबस में है नहीं, तो भी मैंने इसको मार्क नहीं किया हुआ। मार्क में वैसे यही है, जो रेड मार्क में मैंने किए हैं यही आपके सिलेबस में है, ये नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस वैसे ही आपको पीछे भी पता चल ही गया होगा रेवेन्यू से, कि रेवेन्यू का मतलब यही होता है कि आपको जो प्रोडक्ट वगैरह आपने सेल किया है उससे आपको प्रॉफिट वगैरह हो रहा है। तो आप अभी के लिए इसको मत करें, ना करें, आपको वैसे ही पता चल जाएगा जब जैसे जैसे आप सम्स करोगे, ठीक है। सेकंड नेक्स्ट है इसके आपके गुड्स है। गुड्स आर द फिजिकल आइटम्स ऑफ ट्रेड दैट आर परचेज टू बी सोल्ड। वही कि जिसको खरीदा गया है हमें सेल करने के लिए, ये मैंने आपको बता ही दिया बार बार की गुड्स क्या होती हैं, ठीक है। जैसे कि आपका होम अप्लाइंसेस का बिजनेस है और आप उसमें टीवी है, फ्रिज है, एसी है, ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप बेच रहे हो तो आपके लिए वो गुड्स है। अगर कोई स्टेशनरी की, जैसे स्टेशनर है मतलब कि बुक शॉप है, उसमें जो भी स्टेशनरी का सामान है वो बेच रहे हैं, तो उसके लिए वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो सारे उसके लिए गुड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्टॉक। स्टॉक क्या है? स्टॉक को हम इन्वेंट्री भी कहते हैं। स्टॉक इज़ अ टेंजिबल एसेट, क्योंकि हम इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है। तो हेल्ड बाय एन एंटरप्राइज फॉर द पर्पस फॉर ऑफ सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब डे टू डे एक्टिविटीज़ में जो उसने काम है उसका करना, उसमें वो प्रोडक्ट को बेच रहा है, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। फॉर द पर्पस ऑफ यूजिंग इट इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स मीन्ट फॉर सेल। किसी भी पर्पज़ के लिए मतलब उसने ख़रीदा, या तो उसको ऐसे ही बेचना है या उसको कन्वर्ट करके खरीदना बेचना है, तो उसको हम स्टॉक कहेंगे। स्टॉक जो है वो दो तरीके का होता है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। पीछे मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग पीरियड होता है, अकाउंटिंग ईयर होता है, मतलब 1 अप्रैल है, उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग बोलेंगे। जो 31 मार्च है हमारी, ठीक है, उसको हम क्लोजिंग कहेंगे। जो 1 अप्रैल को हमारे पास जो स्टॉक पड़ा होगा उसको हम क्या कहेंगे, ओपनिंग स्टॉक। जो 31 मार्च को हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट का अनसोल्ड का पड़ा हुआ है स्टॉक, उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहेंगे, ठीक है। आगे हमारी स्टॉक की काइंड्स है, हम वो पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। जो भी हमारा अनसोल्ड प्रोडक्ट हमारे पास पड़े हुए हैं ईयर एंड में, उसको हम क्या कहेंगे, स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ गुड्स। स्टॉक और इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब जैसे कोई प्रोडक्ट है, जैसे हम मान लीजिए हमारा उसका होजरी का बिजनेस है, हम कपड़ा खरीदते हैं उसको बेचते हैं, ठीक है, बना के उसको स्टिच करके सब कुछ बेचते हैं। मान लीजिए वो कपड़ा है जो वो हमारा क्या है, रॉ मटेरियल है, वो हमारे पास पड़ा हुआ है, तो हम उसको क्या कहेंगे कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल भी यही है, स्टॉक ऑफ क्लोथ टू बी यूज्ड फॉर स्टिचिंग शर्ट्स। जो भी इसका स्टॉक पड़ा हुआ है कपड़े का, ठीक है, क्लोथ का, उसको हम कहेंगे कि ये रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है।
वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है कि मान लीजिए जो हमने पिछली एग्जांपल ली है कपड़े की, कि कपड़ा पड़ा है और उसकी हमने जो शर्ट है वो उसका फाइनल प्रोडक्ट है, बट वो आधी शर्ट बन चुकी है आधी नहीं बनी है, उस पर आधा काम हो चुका है, तो उसको हम वर्क इन प्रोग्रेस बोलेंगे। और उसका स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक का। नेक्स्ट ये ट्रेड रिसीवेबल है, पर आपके सिलेबस में सिर्फ डेटर्स है, जो आपके सिलेबस में है, तो मैं सिर्फ अभी के लिए सिर्फ डेटर्स पढ़ने जा रही हूँ। डेटर इज अ पर्सन और एन एंटिटी हु ओ अमाउंट टू द एंटरप्राइज। इसका मतलब होता है कि उसने पैसे देने हैं एंटरप्राइज के अगेंस्ट द क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज रेंडर। मतलब ऐसे भी हो सकता है कि जरूरी नहीं कि हमने किसी बंदे को ही अपने प्रोडक्ट बेचे हैं जिससे उधार पे, जिससे हमने पैसे लेने हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपने किसी फर्म को अपने प्रोडक्ट बेचे हो, ठीक है, तो तब भी वो उसको भी हम डेटर्स ही बोलेंगे जिसको हमने क्रेडिट पे बेचे हैं। नेक्स्ट है हमारे क्रेडिटर्स। ये भी आपको टर्म है नहीं आपके सिलेबस में, तो आपके लिए मैं क्रेडिटर पढ़ रही हूँ। क्रेडिटर इज अ पर्सन और एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओ अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेजेस। अब टू हुम एन एंटरप्राइज मतलब अब एंटरप्राइज ने उसको देने हैं पैसे, ठीक है, अपने जो उसने क्रेडिट परचेज की हुई है, मतलब हमने प्रोडक्ट खरीदा है उधार और हमने किसी की पेमेंट करनी है, तो उसको हम क्रेडिटर्स कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाउचर। वाउचर क्या है? एक तरीके का एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रूफ। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का जिससे हमें पता चले कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुई है उसको वाउचर कहते हैं। इसकी एग्जांपल्स क्या है? कैश मेमो, मतलब कैश मेमो होता है उसमें लिखते हैं कि पैसे किस कहाँ कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, वो हो गया, ठीक है। रसीद होती है, मतलब रसीद बुक होती है, इनवॉइस, बिल, रिसीट, पैसे मतलब कहाँ से आए हैं उसके भी रसीद, रसीद की बुक होती है, उस पर सारे लिखे होते हैं कि कहाँ कहाँ से पैसे आए हैं। डेबिट है या क्रेडिट नोट है, ये भी आपको चैप्टर है आगे, ठीक है, उसमें भी आपको लिखा होगा कि डेबिट क्रेडिट नोट्स क्या होते हैं। बस अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि वाउचर्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट। डिस्काउंट सबको ही पता होता है कि जिसमें जितना भी प्रोडक्ट का एक्चुअल प्राइस है उससे कुछ कम हमें मिल रहा है, तो कम प्राइस में हमें प्रोडक्ट वो मिल रहा है, तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं। जो डिस्काउंट है वो दो तरीके का होता है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स। कब वो उसको ये डिस्काउंट ऑफर करता है सेलर परचेजर को? जब व्हेन दे बाय गुड्स ऑफ सर्टेन क्वांटिटी और वैल्यू। जब वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है, मतलब 10 प्रोडक्ट है अगर वो लेगा तभी उसको मिलेगी, या वो कुछ अमाउंट होता है जैसे 10,000 रुपये तक का अमाउंट वो प्रोडक्ट खरीदेगा तब उसको ये डिस्काउंट दिया जाता है, अदरवाइज ये डिस्काउंट नहीं दिया जाता, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। और नेक्स्ट है आपका कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या है? नाम से ही पता चल रहा है कि कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है ताकि वो टाइमली अपनी पेमेंट कर रहा है, जो हमारा कस्टमर है वो हमें टाइमली पेमेंट कर रहा है, इसलिए उसको कहा जाता है कि तुमने पैसे पहले दे दिए हैं तो आप ऐसे करो कि आप इतना आप डिस्काउंट पे ले जाओ, ठीक है। वो होता है कैश डिस्काउंट। इट इज़ एन एक्सपेंस फॉर द पार्टी अलाउइंग द डिस्काउंट। अब ये क्या है? खर्चा किसके लिए है? जो उसको अलाउ कर रहा है। अलाउ कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है, मतलब सेलर ही दे रहा है ना उसको डिस्काउंट अपने कस्टमर को, तो उसके लिए तो वो खर्चा है, क्योंकि जो 1,000 रुपये का प्रोडक्ट है वो कैश पेमेंट कर रहा है तो वो 900 रुपये में उसको दे रहा है, ठीक है। तो 10% जैसे उसने डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट की उसने 10% दे दिया। एंड इनकम फॉर द पार्टी रिसीविंग कैश डिस्काउंट। अब जो ले रहा है डिस्काउंट, जिसको मिल रहा है, मतलब कि जो बायर है उसको तो 100 रुपये बच रहा है, तो उसके लिए ये क्या है? उसकी इनकम हो गई। इट इज़ रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ बोथ द पार्टीज। बोथ मतलब होता है दोनों, दोनों पार्टीज, मतलब बायर भी अपनी एंट्री करेगा कि मेरे को खर्चा हो गया, मतलब ठीक है, कैश डिस्काउंट का, और जो दूसरा अपना जो ले रहा है डिस्काउंट, जिसको मिल रहा है, मतलब बायर है जो, वो भी अपनी एंट्री करेगा कि हाँ भी मुझे ये इनकम मुझे हुई है, ठीक है। तो जो कैश डिस्काउंट है इसकी एंट्री होती है। जो ट्रेड डिस्काउंट है ये हमारा रिकॉर्ड नहीं होता है, डायरेक्टली नहीं होता है, बट हम इसको सेल में से माइनस करके जो नेट अमाउंट हमारा आता है वैल्यू, वो हम अपने बैलेंस शीट में शो करते हैं। बैलेंस शीट में जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो अभी तभी मैंने इसको लाइन को स्किप कर दिया था, पर अब यहाँ पे पढ़ लिया तो जो मैंने सोचा चलो यहाँ पे भी बता देती हूँ कि ये रिकॉर्ड होता है और ये हमारा रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। इसकी नेट फिगर है जो, वही हम उसकी सेल की शो करते हैं।
और जो बाकी आगे की टर्म्स हैं ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो मैं इतनी ही पढ़ रही हूँ फ़िलहाल के लिए। तो ये आपका, इसके साथ आपका टॉपिक, ये वाला चैप्टर आपका कंप्लीट हो रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का।